अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री व 320 सीटों पर अपनी खास दखल रखने वाले इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे स्वयं एक विधानसभा सीट को तरस रहे हैं। आज उन्होंने द नेशन टाइम्स से चर्चा कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और खरगोन चुनाव की अपनी हार का सबसे बड़ा आरोप उन्होंने अपनी ही पार्टी पर लगाया। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ताओं में फैल रहे असंतोष को लेकर भी उन्होंने खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर सत्ता में बैठे शीर्ष नेताओं पर खरगोन लोकसभा चुनाव हरवाने के साफ आरोप लगवाए हैं। 2004 से 2007 तक सांसद रहने और खरगोन की सांसदी गंवाने वाले और पार्टी भुलाकर बैठी है वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं 2002 तक संगठन मंत्री था। मैं खरगोन से चुनाव लड़ा और जीता भी। उन्होंने कहा कि लाभ के पद के कारण मेरी संसदीय खत्म हुई थी। जब मैं वापस चुनाव लड़ा तब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे हराया। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव रहा। अब पार्टी ने मेरे हाल पर मुझे छोड़ दिया तो मैं अपना फैसला स्वयं करूंगा। आप 2004 से 2007 तक सांसद रहे। 2007 में आप पुनः लाभ के पद के कारण आपको सांसदी गंवानी पड़ी। आप उसी खरगोन से हारे जहां पर आपने इतने कार्य करे। हम आज भी देखते हैं कि जब भी कार्यकर्ता आते हैं आपसे मिलने खरगोन के, तो वो यही कहते हैं कि साहब आपको लड़ना चाहिए। आपके जैसे नेता की ज़रूरत है जो एक आम आदमी की भाषा को समझे और एक आम कार्यकर्ता की भाषा को समझे। चूँकि आप संगठन में भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, आप नगर निगम के महापौर भी रहे हैं। नगर निगम में भी आपके समय पे काफ़ी सुधार हुआ था, अनुशासन देखने को मिला था। तो क्या वजह है कि 2014 के बाद से पार्टी आपको भुला करके बैठी है? नहीं, देखिए 2004 में मैं सांसद चुना गया। 2002 तक मध्य प्रदेश का संगठन मंत्री था और उस समय 4 के चुनाव के अंदर जब निर्णय हुआ कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव लड़ा और जीता भी। जीतने के बाद में उमा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं और उनको ऐसा लगा कि बहुत प्रस्ताव और काफ़ी राशि ये सेंटर के अंदर हमारी पेंडिंग है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ठीक ठाक ढंग से काम करेगा तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की जो राशि है और जो पेंडिंग हमारे प्रस्ताव हैं उनको स्वीकृत कराया जाएगा तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इसलिए पहले से जो चलता था मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ, उसमें सुमित्रा जी भी उसके अध्यक्ष नहीं, थावरचंद जी भी अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के ज़माने में सूरजभान जी भी अध्यक्ष रहे। उस संस्था का मेरे को अध्यक्ष बनाया। मैंने प्रयासपूर्वक उस संस्था को जिंदा किया और ये आंकड़े बताते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन 3 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश के जितने पेंडिंग काम थे उन सबको में से अधिकतम को स्वीकृत कराने में मैं सफल हुआ। और वैसे ही जो हमारे यहाँ विभिन्न मदों की राशि आती थी, मैं समझता हूँ कि शायद वो रिकॉर्ड होगा कि इतनी राशि कांग्रेस के किसी भी शासन में मध्य प्रदेश को नहीं मिली। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लगभग 300 करोड़ रुपए मिलता था, जो मैं 540 करोड़ पे ले गया। हमारे यहाँ केवले की रॉयल्टी का कई 97 से निर्णय नहीं हुआ था, उस निर्णय को मैंने सब लोगों से मिलकर करवाया और लगभग 640 करोड़ रुपया उस केवले की रॉयल्टी का मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। वैसे ही जो रोडवेज के विखंडन के लिए नीति थी, तो रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद होते थे। राघव जी उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने बहुत आग्रह किया, मैंने उसके पीछे पड़ा और 300 करोड़ रुपया रोडवेज का जो विखंडन हुआ उसके लिए मिला। मतलब हर मत का पैसा ये लाने के अंदर में हुआ। यही का विरोधियों के लिए मेरे से वो ईर्ष्या का कारण हो गया कि जो ये पैसा ला रहा है, और इसलिए उन्होंने जो दोहरी पद का लाभ का पद का मुद्दा उठाया और उसके अंदर मेरी वहाँ से सदस्यता गई और इसलिए खरगोन के अंदर वापस 2007 का चुनाव हुआ। मेरे को चुनाव से इसलिए डर नहीं था कि मेरे साथ जिस प्रकार का जन समर्थन था, तो ये शायद मैं नहीं, कोई भी सोचता भी नहीं था कि मैं वहाँ से चुनाव
हार सकता हूँ, और इसलिए मन में यही था कि अगर इन्होंने चुनाव लादा तो अपन इसको फेस करेंगे। अन्यथा कोर्ट पे जा सकते थे। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैंने उसको जनता की अदालत में ही फैसला करने का निर्णय किया, और ये मेरे को विश्वास था कि मैं जीतूंगा। वहीं चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और वैज्ञानिकों को 15 महीने से वेतन नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि वो विपक्ष में है और हर वक्तव्य में उनके नेगेटिव चिंतन आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 150 के करीब जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। मोगे जी, अभी कल जो चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा था कि इसके लिए तो देश को बहुत बहुत बधाई, किंतु इसरो के जो कई लोग हैं उनको 15-15 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है। तो उस पर वीडी भाई साहब ने कहा था कि वो तो देश विरोधी है हमेशा से। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दिग्विजय सिंह की बात करती है कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा करा था, दिग्विजय सिंह के राज में 93 से 2003 तक ऐसा हुआ था, दिग्विजय सिंह के टाइम पे विकास नहीं था। 2003 से लेकर के 2023 तक आपकी सरकार रही है, केवल 1.25 साल बीच में आप देख लें तो कमलनाथ जी की सरकार रही है। तो 20 साल में, 18 साल में क्या आपने ऐसा कोई कार्य नहीं करे कि जो आप जनता को बता सके? आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी जब भी निकलती है, कहीं पे बात करती है, तो हमेशा से यही कहती है कि 93 से 2003 तक इस प्रदेश चौपट हो गया। 2003 से 20-20 साल की सरकार में आज भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर हो गई मध्य प्रदेश में कि बच्चों के ड्रॉप आउट की संख्या लाखों में चली गई है। प्राथमिक शिक्षा जैसी व्यवस्था को अगर अपन बहाल नहीं कर सकते हैं, दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसी सरकार, खाली नाम की सरकार चल रही है? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक पहली बात आपने कही कि दिग्विजय सिंह की 93 से 2003 तक की सरकार का उल्लेख करते हैं, तो कभी कभी होता ये है कि पुराना समय भी लोगों को याद दिलाना पड़ता है, और पुराने हम कहाँ पे थे ये जब उसको याद दिलाया जाता है तो उसको आगे का डेवलपमेंट दिखता है। जहाँ तक चंद्रयान के बारे में दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रश्न खड़ा किया और इसरो के लोगों को जो वेतन नहीं मिल रही है, डी भाई साहब ने कल उनको देशद्रोही करार दिया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि विपक्ष में है और शायद अच्छी चीज़ देखने की उनकी दृष्टि नहीं है, और कोई अच्छा हुआ तो उसमें भी नुक्स क्या हो सकता है, वही नेगेटिव चिंतन उनके हर वक्तव्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भी उसका ही उदाहरण है। जहाँ तक 2003 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आंकड़े क्या बताते हैं वो सबसे बड़ा सबूत है। पहली बात यह कि लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं इन 20 वर्षों के अंदर, 19 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दी, क्योंकि हमारे जो चिंतक थे, मार्गदर्शक थे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि अंत्योदय, कि जो शहर सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उसका उत्थान। और इसलिए आज जन कल्याणकारी योजनाएं, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो लगभग 150 के करीब हैं जो चल रही हैं, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, तो आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतने वर्षों तक 2003 के पहले तक मध्य प्रदेश के अंदर 11 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, आज लगभग 53 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई हो रही है। 2003 तक बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर 3000 मेगावाट होता था, जो 4000 की हमारी मांग थी। आज लगभग 28,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश पैदा कर रहा है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं, तो जो 2003 तक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन गेहूँ मध्य प्रदेश पैदा करता था, वो आज 1,20,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ का उत्पादन ये मध्य प्रदेश कर रहा है। हम पंजाब से भी आगे हैं। और इसलिए डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो इन वर्षों के अंदर जो डेवलपमेंट की,
और जहाँ तक लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो आप सोचिए कि कोई सोच सकता था कि 1,20,000 लाडली बहनाओं के लिए 1,000 रुपये महीना वेतन वो अपना अनुदान दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ये ठीक हो। और जो दिग्विजय सिंह जी इन सब बातों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो हमारे यहाँ ग्वालियर संभाग में सहरिया समाज है, और सहरिया समाज अब बहुत छोटे समूह में रह गया, और इसलिए वो समाज जीव रहना चाहिए। इसलिए शिवराज सिंह जी उस सहरिया समाज के लोगों को 1,000 रुपये महीना अनुदान देते थे। कृष्ण मुरारी मोघे ने खरगोन चुनाव के हारने वाले समय का जिक्र करते हुए द नेशन टाइम्स को बताया और कहा कि उस समय राजनाथ सिंह ने मुझसे पूछा कि मोघे जी आप चुनाव कैसे हार सकते हो। मोघे ने इशारों में अपने ही लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसे अपने जीवन की दर्दनाक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा ही काफी है। उस इलेक्शन के अंदर जो हुआ, मेरे से बाद में राजनाथ सिंह जी ने पूछा, क्योंकि ये छवि थी कि मेरे वहाँ से चुनाव हारने का कोई कारण नहीं। राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कि मोदी जी आप चुनाव हार कैसे गए। तो मैंने कहा हार गया तो मैं अपने कारणों से हारा, क्योंकि जीतता तो भी मैं छाती ठोक के कहता कि मैं जीता हूँ। मगर उस चुनाव का जो चित्र मैंने देखा है, मैंने आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर नहीं लगाए, मगर जिस ढंग से उस चुनाव के अंदर हमारे लोगों की भूमिका रही, वो बहुत मेरे जीवन की दर्दनाक कहानी है। मतलब आपका ये कहना है कि अपनों ने ही अपनों को लूटा। जिस हिसाब से आपको प्रदेश की मदद मिलना चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी की मदद मिलना चाहिए थी, आपको कुछ भी प्रदेश से मदद नहीं मिली। आपका ये कहना है उल्टा आपका नुकसान किया गया। नहीं, अब देखिए उसमें मैंने जो बात कही उसमें सारी बातें आ गई हैं, और कहा जाता है कि समझदार को इशारा बहुत है। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने में तो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये हार गए इसलिए अब ये आरोप प्रत्यारोप, इसलिए मैंने आज तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मगर इतना काम, इतनी लोकप्रियता के बाद में हारना, ये मन के लिए तकलीफदायक है, और अपने कारणों से नहीं हारा। नहीं, इसी आपके हार को देखते हुए, आपके कार्य को देखते हुए आपको पुनः 2009 में इंदौर से मेयर की सीट दी गई, जिसमें आप विजयी हुए। बहुत ही छोटे मतों से विजयी हुए थे, बाकी आप विजयी हुए थे। उसके बाद आपने इंदौर के विकास के लिए काफ़ी कार्य करे। तो क्या कारण रहा कि 2009 से 14 में आपके सब अच्छे कार्य, संगठन में भी आपके अच्छे कार्य हुए और आपके राजनीति में भी अच्छे कार्य हुए, फिर भी आपकी एक पार्टी की तरफ से कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो रही किसी भी चीज़ की? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए 2009 का जो मैं महापौर का चुनाव लड़ा, उस समय इंदौर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। आपको ध्यान हो तो हम लोकसभा का चुनाव भी मात्र 11,000 वोट से उस समय जीते थे। सत्यनारायण पटेल से। हाँ, सारा इंदौर खुदा हुआ था, और मैंने उस समय महापौर के चुनाव लड़ने के लिए मना किया था। किंतु शायद ऐसा असेसमेंट था कि जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ये सीट निकाल सकते हैं, और इसलिए पार्टी ने मेरे को वहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया, जिसका मैंने पालन किया, और उतना टफ इलेक्शन होने के बाद में मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में जो 2009 से और 14 के बीच में इंदौर के अंदर काम किए, उनका मैंने कभी मीडिया में उल्लेख नहीं किया। कई लोग तो मेरे ऊपर आरोप, यानी नंद कुमार सिंह चौहान हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे से एक बार नहीं तो कई बार कहा कि आपने इतने काम किए और आपकी गलती है कि आप उसकी पब्लिसिटी नहीं की। मैंने कहा जनता आकलन करती है, और आज मेरे को इस बात का गर्व है कि इंदौर शहर की जनता मेरे कामों को आज भी सराहती है, और वो मानती है कि इंदौर के अंदर इन्होंने जो किया वो अद्वितीय है। आर्थिक रूप से जो निगम को सक्षम किया, जो डेवलपमेंट के काम किए, वो सब जनता के सामने, इसलिए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि 14 के बाद में आपको क्यों नहीं विचार करते, अब मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी या संगठन
उनके एजेंडे में मैं नहीं हूँ। द नेशन टाइम्स से चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। धारा 370 और राम मंदिर को लेकर भी बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। मोगे जी, हाँ, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, जिस हिसाब से एक अलग ही पार्टी मानी जाती थी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी, संगठन की सारी चलती थी, संगठन के कहने से पूरा पार्टी चलती थी, अब कहीं संगठन दिखाई नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनसंघ से लगा के भारतीय जनता पार्टी तक जिन इश्यूज़ को लेके भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, उन सारे इश्यूज़ को पूरा करने का काम लगभग मोदी जी ने किया। हम पहले दिन से कहते थे कि एक देश के अंदर दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, ये नहीं चल सकते। आखिरकार जो बहुत कठिन काम था, उस 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का जिस ढंग से विलीनीकरण किया है, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, मैं समझता हूँ वो बेमिसाल उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। राम मंदिर का हम नारा लगाते थे और उसके लिए हमेशा प्रेस प्रश्न करती थी कि आप तारीख बताइए कब बने, मगर जिस ढंग से वो मामला सुलझाया गया, जिसमें किसी प्रकार का भी देश के अंदर रिएक्शन नहीं देखने को मिला, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो जनसंघ के समय से और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक इशू बनाया था। यद्यपि वो हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, मगर उसको पूरा किया है। देश के अंदर समान न्याय व्यवस्था होना चाहिए और इसलिए जो 3 तलाक था उसको जो समाप्त करने की बात की, वैसे ही जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए थे और उन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का इशू ये बहुत समय से था और उसमें कुछ लोगों ने बहुत व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, किंतु वो सारे व्यवधानों को ठीक करते हुए उनको जो नागरिकता दी गई, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा मूल विचार है वो मूल विचार आज भी कायम है। जहाँ तक आपने दूसरा जो प्रश्न किया कि आज संगठन की स्थिति के बारे में, तो निश्चित रूप से संगठन ये एक जीवमान इकाई है और इसलिए इसमें परिवर्तन ये समय समय के ऊपर होते रहना, जागतिक परिस्थिति का उसके ऊपर परिणाम होना, एक ये स्वाभाविक बात है। किंतु हम जिस कार्य पद्धति के कारण और जिन कार्यकर्ताओं के कारण आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं, उसमें हमारा जो नेतृत्व का कुशल मार्गदर्शन रहा है वो यथावत रहना चाहिए। आज जो दूरसंचार के साधन बढ़े हैं, मीडिया बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सोशल मीडिया, इसका एक समाज जीवन के अंदर बहुत प्रभाव होने लगा है। ये उपयोगी साबित हो सकते हैं, मगर ये सारे साधन होने के बाद में भी व्यक्ति की उपयुक्तता को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं आंका जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस तरफ जो थोड़ा बहुत हमारा ध्यान कम हुआ है, निश्चित रूप से ये पार्टी के भी ध्यान में आ रहा है और उस दृष्टि से आगे प्रयास होंगे तो हम जिस कार्यकर्ता के बलबूते के ऊपर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो उसके मन के अंदर जो कुछ बातें हैं, अभी उस संबंध में केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने चर्चा भी की है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो आवश्यक परिवर्तन है, आवश्यक कार्य करना है, उस दिशा में निश्चित रूप से आगे संगठन, उसके पदाधिकारी काम करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है।
हाउसिंग बोर्ड के घाटे में आने वाले स्वरूप को लेकर उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग बोर्ड एक बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा, जब मैं हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था उस वक्त हाउसिंग बोर्ड 63 करोड़ के घाटे में था। प्रॉपर्टी थी तो कॉलोनियां डेवलप की, निम्न वर्ग की उन्नति के लिए प्रयास किया और कर्जे में डूबी हाउसिंग बोर्ड को मुनाफे में लाकर छोड़ा। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे तो आपने हाउसिंग बोर्ड के लिए काफ़ी कार्य करे थे। अब पुनः हाउसिंग बोर्ड अपने वापस मूल स्वरूप में आ गया है, घाटे जैसे स्वरूप में। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, अब ये तो ऐसा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थाएं बदलती हैं। मैं लगभग 3 वर्ष तक उसका वो रहा और मेरे को ऐसा लगता था कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए हाउसिंग बोर्ड एक बहुत बड़ा सहारा है। और उस समय उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। हाउसिंग बोर्ड लगभग 63 करोड़ रुपए के घाटे में था, मगर प्रॉपर्टीज थी, उसमें मैंने कॉलोनियाँ डेवलप करने का काम किया। जो पुरानी कॉलोनीज थी उसके अंदर कुछ काम शेष थे जिसके कारण वहाँ के रहवासी परेशान होते थे, उसकी गुडविल ख़राब हो रही थी। उनको भी मैंने एजेंडे के अंदर लिया कि वहाँ पे जो कमियाँ उस समय डेवलपमेंट के समय रह गई उसको हम पूरा करेंगे। परिणाम ये रहा कि हाउसिंग बोर्ड का एक नाम हुआ और जो 63 करोड़ रुपए के घाटे में था, 3 वर्ष बाद जब मैंने उससे को छोड़ा तब लगभग 12 करोड़ रुपए के लाभ में ये हाउसिंग बोर्ड आया था। और निश्चित रूप से वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसके बारे में बहुत ठीक ढंग से अगर विचार किया जाए तो सामान्य वर्ग के लिए, जैसा मैंने कहा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए वो बहुत बड़ा एक सहारा हो सकता है। अब व्यक्ति बदलते हैं तो कार्यशैली बदलती है, बीच में तो सब अधिकारियों के बलबूते पे रहा और उसके कारण जो आगे उसने जाना चाहिए था वो उस गति के साथ में नहीं गया। तो अब ये तो होता रहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई परमानेंट तो व्यक्ति रह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार ने अभी नए लाडली बहना योजना में सबको पैसे दिए, उसमें भी व्यापारी कहता है कि हम हमेशा दिन भर पैसे कमाएं, टैक्स दें और सरकार इस तरीके से मुफ्त में बांटती रहे। तो ये मुफ्त में बांटने की राजनीति कब तक चलेगी? क्यों नहीं सरकार ऐसा कुछ करती है कि एक महिलाओं को या बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ITI के माध्यम से दी जाए, AC की ट्रेनिंग की रिपेयरिंग दी जाए, TV की रिपेयरिंग, मोबाइल की रिपेयरिंग, ऐसा कुछ बच्चों को क्यों नहीं ऐसा उद्यमशील सरकार बनाती है कि जिससे वो अपना कार्य कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकते हैं? ये मुफ्त में टुकड़े डाल डाल के कब तक आप इनको निकम्मा और मक्कार बनाने की पॉलिसी पे चलेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि सरकार का जहाँ डेवलपमेंट करने का काम है वहाँ समाज के हर वर्ग की रहने की, खाने पीने की ये व्यवस्था हो, वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसलिए जैसे उद्योगों को मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि लोगों को काम मिले। नहीं, आप बता रहे हैं कि उद्योगों को बढ़ाने का काम मिले, उद्योग बढ़ाएं। आज भी आप देखें कि अपने यहाँ के सांवेर रोड के इंडस्ट्रियल एस्टेट की क्या हालत है, लसोड़िया की क्या हालत है, पीथमपुरों में रोडों की व्यवस्था नहीं है। आज भी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, कार्य कुछ धरती पे दिखते नहीं है। नहीं, देखिए, जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र एक बार बनने के बाद वास्तव में उस औद्योगिक क्षेत्र का स्वतंत्र संगठन है, उसकी आय भी उनके पास जाती है, उसको डेवलप करने का भी काम ये उनका है। यद्यपि मैंने तो सांवेर रोड की, आपने जैसे इंडस्ट्रीज की बात की, तो वो निगम का काम न होते हुए भी मैंने वहाँ डेवलपमेंट किया, मगर इन क्षेत्रों के अंदर डेवलपमेंट करने का जिम्मा उस औद्योगिक संस्थान को है। ये बात ठीक है कि उसके अंदर मॉनिटरिंग ये सरकार ने करना चाहिए कि वहाँ की क्या परेशानी है और उनको उस संस्था के द्वारा ठीक किया जा रहा है, AKBN के द्वारा, या नहीं किया जा रहा।
नहीं किया जा रहा तो उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, भाजपा ने उसे अग्रणी प्रदेशों में लाकर खड़ा किया। कांग्रेस आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। भाजपा ने 20 साल के कार्यकाल में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश में विकास के बहुत काम हुए हैं, चाहे वह सड़क हो या विद्युत हो। जी की सरकार में जिसका नेतृत्व दिग्विजय सिंह भी कर रहे थे, वो 1000 रुपये महीना उनको अनुदान देना बंद कर दिया था। बाकी सारी योजनाएं, मतलब जो आदिवासी विद्यार्थी थे उनको जो रहने के लिए अनुदान मध्य प्रदेश की सरकार देती थी वो बंद कर दिया था। परिणामतः कई लोगों की पढ़ाई बंद हो गई थी। और इसलिए उन्होंने क्या किया है, मैं समझता हूँ कि आरोप के बजाय वो अपने गृहवान में झांके और खुद ने मध्य प्रदेश को किस स्थिति में ला के छोड़ा था। एक बीमारू राज्य ये मध्य प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। कृषि के क्षेत्र के अंदर जो प्रगति की है उसमें 3 बार कृषि कर्मणा पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। इसलिए अब ये तो दृष्टि का सवाल है कि ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ है रहा। जहाँ तक सवाल ये कि मैं बहुत व्यवहारिक सोचने वाला हूँ कि डेवलपमेंट का कभी कोई अंत नहीं होता, समस्याओं का कभी कोई समाधान नहीं होता। सवाल ये देखना चाहिए कि समाज जीवन के अंदर जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसके प्रति सरकार के अंदर संवेदनशीलता है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने 19 वर्ष के कार्यकाल में इस संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जो समस्याएं उसको निराकरण करने के लिए प्रयास किए हैं। और आज मध्य प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, चाहे वो सड़कों के बारे में हो, इरिगेशन के बारे में हो, विद्युत के बारे में हो, वो इस सरकार की देन है। निगम चुनाव में संभाग संगठन प्रभारी के पद खत्म होने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि व्यापक संपर्क विधायक का रहता है, उसकी रीडिंग और परिस्थिति का आकलन को महत्व दिया जाना चाहिए। उसमें संगठन और जनप्रतिनिधि दोनों की सहमति से निर्णय लिया जाना चाहिए। बताते हैं और क्या कहा चर्चा में मोघे ने। बताइए मोघे जी, अभी आप देखें तो पिछले निगम चुनाव में भी अपन ने देखा कि संगठन प्रभारी का जो पद खत्म हुआ है, संभाग संगठन जो प्रभारी रहते थे अपने यहाँ पे, वो ख़त्म होने से इस बार ये देखने में आया कि सारे विधायकों ने पार्षदों में अपनी अपनी टिकटें, अपनी अपनी लिस्ट देके अपनी अपनी टिकटें ले ली। संगठन के जो लोग थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हम लोग तो हमेशा संगठन के साथ रहे हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, क्या जीवन भर लोग दरी उठाते रहेंगे? जो नए लोग बाहर से आते जा रहे हैं दूसरी पार्टियों से, उनको आप लोग टिकट देते चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि आप उन कार्यकर्ताओं की तरफ देख ही नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि आपने निगम की उसकी चर्चा की, मैं निश्चित रूप से इस मत का हूँ कि व्यापक संपर्क ये विधायक का रहता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और इसलिए उसकी रीडिंग, परिस्थिति का आकलन, इसको महत्व दिया जाना चाहिए। मगर कोई भी निर्णय जो हो वो दोनों की सहमति से होना चाहिए, उसमें संगठन और जनप्रतिनिधि। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण जब पटवा जी की सरकार थी तो उस समय इस निर्णय करने के लिए कोर कमेटियां बनाई थी और वो जो कमेटियां बनाई थी उसके अंदर विधायक भी थे और ज़िले के पदाधिकारी भी थे। और वो कुल मिला के उस ज़िले की क्या परिस्थिति है उसका आकलन करना, उसकी समीक्षा करना, उसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमारा क्या वर्किंग होना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर तय करते थे। मैं समझता हूँ कि ये दो पहिए संगठन के हैं, जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी, इनका आपस में तालमेल ये होना चाहिए। और निश्चित रूप से संगठन मंत्री उस बारे में ठीक भूमिका निभाते थे और अगर संगठन मंत्री ठीक ढंग से भूमिका निभाएंगे तो ये सामंजस्य का मामला बहुत आसान किया जा सकता है। अब सेंटर ने संभाग के संगठन मंत्री हटा के केवल प्रदेश तक उसको सीमित कर दिया है। अब उसके कुछ समय में परिणाम आएंगे, क्या आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसी
संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक समय जिले तक भी संगठन मंत्री थे, संभाग के भी संगठन मंत्री थे। ये अगर उन्होंने निर्णय लिया तो मैं समझता हूँ उसका आकलन भी वो कर रहे होंगे, और ऐसा अगर ध्यान में आएगा कि ये इसके कारण हमको पार्टी संगठन के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो वो तो संगठन का विचार है, वापस उसको किया जा सकता है, और जो आवश्यक है संगठन के लिए वो निर्णय करना भी चाहिए। मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की बदहाली को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम राय स्कूल का उन्नयन किया है। अभी समाज में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल का ट्रेंड आया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के बहुत प्रयास किए हैं, किंतु अभी भी सरकारी स्कूलों पर बहुत कार्य करना बाकी है। कि मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो समाजों को करना पड़ रहा है अपने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ विद्यालयों को लेकर उनको उन्नयन करने का, हाँ, सीएम राइज स्कूल का वो किया है। एक जो समाज के अंदर जो ट्रेंड आया है, वो ट्रेंड ऐसा कि भाई मेरे बच्चे को अगर आगे पढ़ना है, आगे बढ़ाना है, ये अच्छे उसके ऊपर जाए, तो सरकारी स्कूल में वैसी एजुकेशन नहीं हो सकती, और इसलिए प्राइवेट विद्यालयों में जाना। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर सरकार ने समय समय के ऊपर प्रयत्न किए हैं, और उसका उदाहरण है कि हमारे यहाँ पे जो मल्हार आश्रम है, अब उसको रेसिडेंशियल विद्यालय बना के अभी आप देखें तो उस विद्यालय की बहुत अच्छी स्थिति हुई है, और अभी 3 वर्षों से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें उसके विद्यार्थी किसी भी प्राइवेट स्कूल से आगे आ रहे हैं। इस बार के भी अगर आप रिजल्ट टोटल देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा शेयर ये सरकारी स्कूलों का भी है। किंतु ये बात आपकी सही है कि इन सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए एक व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और इसलिए उसमें कई लोगों के सुझाव भी मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, और निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता और सुधार सरकार करेगी। टैक्स की वसूली गई राशि का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। मत की चाह में सीधे रिश्वत के तौर पर भाजपा लोगों के खातों में खुलेआम पैसे भेज रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पहली योजना नहीं है, इससे पहले भी कई योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को पैसे दिए हैं। वोट के लिए हितग्राहियों के खाते में पैसे नहीं दिए जा रहे। आपने जो कहा कि ये निःशुल्क बांटने वाली बात, तो मैं समझता हूँ कि इसको इस रूप में न लेते हुए, तो कुल मिला के शासन की इच्छा ये है कि जो गरीब वर्ग है उस गरीब वर्ग को भी 2 समय का भोजन, कपड़े ये प्राप्त होना चाहिए, और जब तक अन्य व्यवस्थाएं नहीं होती तब तक उसको ये फीडिंग देना ये सरकार का के दायित्वों में एक दायित्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले चुनाव में शराब और पैसे बंटते थे, छुप छुप के बंटते थे। अब सरकारें खुलेआम लोगों के खातों में पैसे डाल रही है इस तरीके से। क्या ये वही तरीका नहीं हुआ? नहीं, ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं आप पब्लिक को, सीधा सीधा प्रलोभन है ये। अभी चुनाव को अभी समय है, इस योजना को प्रारंभ किए काफी समय 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने बाद चुनाव है। कुल 6 महीने हैं। सीधे सीधे आप जनता की जेब में पैसे डाल रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। ये कोई पहली योजना नहीं है। इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना 20 साल पहले चालू की। इसके पहले जो गरीब छात्र थे उनको छात्रवृत्ति, और वो पढ़ने के लिए अगर बाहर जाते तो रहने के लिए स्थान देने वाली बात पहले चालू की। जिनके पास में विद्यालय नहीं था उन बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। तो ये कोई पहली योजना नहीं थी कि जिसको हम ये साबित करें। आज तक हमेशा काइंड में देते थे कि साइकिल दे दी गरीब बच्चों को, ठीक है, पढ़ने के लिए दिया आपने। ये तो सीधे सीधे आपने नगद उनके खातों में आप डाल करके सीधा सीधा आप उनको रिश्वत दे रहे हैं कि आप हमें, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं, क्योंकि जो पैसा डाला जा रहा है उनके खाते के अंदर, तो उसके पीछे का हेतु यही है कि हमारी मातृशक्ति भी स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और वोट का आज क्या कहा जा सकता है कि 6 महीने में बात उसकी क्या मन बनता है। इसलिए वो कोई उसको पैसा दिया है तो वो वोट देगा,
ऐसा सोचना ये ठीक नहीं मानता मैं। विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने और किसान सम्मान निधि पर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि पार्टी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है, मेरी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब मैं स्वयं तय करूंगा कि 2023 के चुनाव में मुझे क्या करना है। उन्होंने इशारों में पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद उन्होंने किसानों का उत्पादन खर्च बढ़ने और लागत मूल्य बढ़ने से छोटे किसान के लिए खेती लाभ का धंधा नहीं रहने की बात कही। इस कारण किसानों को सम्मान निधि की राशि देने की बात कही है। जनता के रुख को देखते हुए मोघे ने 2023 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। क्या स्थिति देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, और उस चुनाव में कृष्ण मुरारी मोघे कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह भी हम जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, जहाँ तक 23 का चुनाव है, जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने काम किए हैं, जिस ढंग के केंद्र सरकार के ने काम किए हैं, कभी आदमी सोच नहीं सकता था कि जो छोटा किसान है उसको किसान सम्मान निधि का पैसा ये 6 बात हो गई, उनके खाते में डायरेक्ट डाल के आप दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, आप उनको सीधे दे रहे हैं। आज थोड़ी चालू की किसान सम्मान निधि के पैसा डालते हुए 5 साल हो गए। वही तो 5 साल से आप लगातार उनको दे रहे हैं कि आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। रखने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो उत्पादन का खर्च बढ़ा है, लागत मूल्य जो बढ़ा है, और मार्केट के अंदर जो उत्पादन इतना होने के कारण जो उसको पैसा मिलता है, तो छोटा किसान के लिए वो खेती लाभ का धंधा नहीं, खेती रहना चाहिए, और इसलिए उसको ये अनुदान देते हैं क्योंकि अगर खेती ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे प्रकार के संकट खड़े हो जाएंगे। और इसलिए जो सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये महीना ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाद में 6,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार भी दे रही है। ऐसी तमाम जो चीज़ें चालू हुई हैं उसके कारण वातावरण ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं आपके माध्यम से इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जितना हमने लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया है, योजनाएं पहुँचाई, इनको व्यक्तिशः लोगों तक पहुँचे, उनसे संपर्क की कार्य योजना ये बनना चाहिए। हालांकि पार्टी ने उस दिशा में काम किया है, किंतु इसको हम जितना और टाइट करके ठीक कर लेंगे तो मतदाता का मन ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आने वाली 23 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रूप में सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक मेरा आपने प्रश्न किया है तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि शायद आजकल पार्टी मेरे बारे में सोचती नहीं, और शायद उन्होंने सोचा है कि अब वो अपने बारे में सोचें। तो मैं क्या सोचता हूँ अभी देखते हैं। सीटों के इंदौर शहर आप नज़दीक से आप जान चुके हैं, आप संगठन में रहे हैं, मेयर रहे हैं, आपको पूरी 9 सीटों की जानकारी है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, अब वो आकलन मेरा अपनी जगह पे है और मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा आकलन तो एक बार दोनों पार्टियों के कैंडिडेट तय होने के बाद ही ठीक किया जा सकता है। बाकी जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वातावरण हमारे पक्ष में, और हम उसमें बहुत अच्छे रूप में आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। ये हमारे साथ थे पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी सब बातें रखी, जो भी मन में गुबार थे, जो भी मन में सवाल थे, उन सवालों के जवाब दिए खुले में। मैं कमल कस्तूरी, अजय सालवी के साथ द नेशन टाइम के लिए।